ओके जी, आप लोगों ने सीएमआई का पेपर किया, बताइए तो क्या हेल्प कर सकते हैं। कल हम 19-20 के पेपर किए थे ना। आप आगे बताओ अगर ट्राई किए हो तो, क्योंकि ऑलरेडी सीएमआई के पेपर जो हैं वो सॉल्व हैं। तो आपको बस समझना है कि कैसे सॉल्व कर, मतलब उसमें देखो, खुद से ट्राई करो, देन उनका सॉल्यूशन देखो। फिर भी नहीं होता है तो मुझसे डिस्कस करो। ये मेन है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये ज़रूरी है। कोई डाउट नहीं जी सीएमआई पेपर में? हाँ सर, 2020 का हो रहा था कल। अच्छा, 20 का हो रहा था, ठीक है। तो हम्म, तो अब बता रहे हैं, अच्छा ये तो हाँ, तो हम लोग 2020 में, वो पिछला क्वेश्चन तो थोड़ा वैसे है ना, एस्टिमेशन वाला जो था, हाँ सर। हाँ सर। दैट वाज समथिंग टीडियस है ना। तो वो अपने अकॉर्डिंग एक एस्टिमेट करना था, एनी रूल यू विल रीच टू नियर 9 लाख, तो उसका आंसर वो हाँ था सर, पहले। वो कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। सर 8 का
पार्ट ए का 8। उसमें सर ऑप्शन सी और डी में डाउट था। ये हाँ सर। ओके, तो इसमें जो है आपको क्वेश्चन नंबर जो है इसमें तो बोल रहा है कि ए जो कि 7x7 की मैट्रिक्स है, ai+1 है ना। तो आप ये समझ, मैट्रिक्स समझ आ रहा है कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ? हाँ सर। ये क्लियर है ना, क्योंकि फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो है ना। तो ith रो एंड i+1th कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है ना, लाइक दिस। तो ये कंस्ट्रक्ट कर लिया, a7 1 सेवेंथ रो का फर्स्ट कॉलम 1 है, तो यू नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस मैट्रिक्स। अब ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरो, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो आपको डाउट किस में है, सी और डी में? हाँ सर, हाँ वो दोनों ओके, में डाउट। so A inverse is A. So what do you want to do? One thing. What does it mean? आप definition जानते हो? If I ask you A inverse is B, if and only if what? What is the definition of inverse of a matrix? सर इसके मतलब ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी। Right. So A inverse will be equal to A if and only if what? सर ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आई थिंक। ट्रांसपोज कहाँ से आ गया? यहाँ तो B में ट्रांसपोज आपने नहीं बोला था। हाँ सर, ए इंटू ए हाँ माने ए एग्जैक्टली, स्क्वायर। ए A स्क्वायर स्क्वायर। इज I, तो A आपको पता है ना, कैन यू फाइंड A स्क्वायर? हाँ और A सर। स्क्वायर I आ जाएगा एक्चुअली। तो A आपने लिख लिया, A तो यहाँ गिवन है, हाउ टू राइट A। तो इसके अकॉर्डिंग आपने मैट्रिक्स ए लिख लिया, यू फाइंड ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर इज आई इफ एंड ओनली इफ ए इनवर्स इज ए, ऐसा। सर इसी का स्क्वायर में थोड़ा माने 7x7 है ना, इसीलिए ज्यादा टाइम। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ दिक्कत है भाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा, इतना क्या मुश्किल है। ए स्क्वायर कैसे नहीं, इसमें मुश्किल मुश्किल कब होता है, जब आपको ऐड करना पड़ता है, ऐड तो करना ही नहीं पड़ रहा, ये तो सब जीरो है। तो मेनली फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 × 0 1 × 0 0 × 0 0 × 0 0 × 0, तो सब जीरो हो गया। ए स्क्वायर का पहला एलिमेंट ही जीरो हो गया, तो ऐसे ही लग रहा है ए इनवर्स, तो ये तो पहले ही गलत दिख गया मुझे, क्योंकि ए स्क्वायर तो आई आना चाहिए हाँ था, और आई हाँ, आने में यहाँ वन, डायगोनल 1 होना चाहिए था। तो पहले ही लाइन में हाँ गलत हो हाँ गया वो। हाँ सर, समझ में आया। और अगर आप इतना हार्डवर्क नहीं करना चाहोगे, सो वाई यू आर एट दिस लेवल, सो यू शुड बी इन समवेयर, है ना, एट लोअर लेवल। तो आपको अगर यहाँ मल्टीप्लाई करने में डर लग रहा है, सो वाई, भाई जिस लेवल पे होगे उस लेवल का आपको चीजें करनी पड़ेंगी ना। तो ये थोड़ी क्या, वाई यू विल नॉट डू, मतलब ऐसे ही है ना, कि मुझे सैलरी चाहिए 10 करोड़ और काम करना है 10 रुपए के, तो ऐसे कैसे होगा। तो व्हेन यू आर दैट लेवल, यू आर एक्सपेक्टेड टू डू दैट मच ऑफ वर्क एंड यू हैव टू डू, ये है। एनीवे, a⁻7 इज आई, तो एक सिंपल सा रूल है, लाइक कैन यू फाइंड द आइगन वैल्यू। अब ये थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, है ना। इफ यू कैन फाइंड द आइगन वैल्यू तो इजी हो जाएगा, नहीं तो ऐसे छोड़ो, ऐसे बताओ, क्या आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख पाओगे इस मैट्रिक्स का? यू नो कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है, व्हाट इज द कैली हैमिल्टन थ्योरम?
every characteristics equation satisfied মানে every matrix satisfied its own characteristics equation. कैन यू राइट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? uh, अभी थोड़ा मुश्किल होगा, कुछ मुश्किल नहीं होगा, आप लिखो, एक लाइन में चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है? तो सर वो जो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस आइडेंटिटी टू लैम्डा इक्वल्स टू 0 वो वाला, हम्म, वो जो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इनटू आइडेंटिटी ऑफ 7 इक्वल्स टू 0 वो वाला कैरेक्टरिस्टिक हाँ हाँ इक्वेशन. हाँ, ए माइनस लैम्बडा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, कैन यू डू दैट? ये बताओ तो। सर इसके मतलब ए मैट्रिक्स में वो डायगोनल एलिमेंट का माइनस लैम्डा हो जाएगा. हम्म, तो बस एक बार डिटर्मिनेंट ठीक से लिख लोगे ना, तो उससे काम हो जाएगा। मेनली पता है प्रॉब्लम कहाँ होगी? बस प्रॉब्लम इस रो के अलॉन्ग होगी। तो आप जैसे यू माइट फील कि 7 क्रॉस 7 डिटर्मिनेंट है, बहुत कैलकुलेशन नहीं होगा, बहुत कैलकुलेशन। इट जस्ट नीड्स अ स्मॉल करेज टू स्टार्ट। अब स्टार्ट करोगे सॉल्व हो जाएगा, लाइक यहीं पे था, है ना? सो आपको थोड़ा करेज चाहिए बस स्टार्ट करने के लिए। ट्राई करो। तो डू यू नो हाउ टू ओपन डिटर्मिनेंट? तो सेवेंथ रो के अलॉन्ग ओपन करना। यू ओपन अलॉन्ग सेवेंथ रो, देखो कितना आसान हो जाएगा। यू नो डिटर्मिनेंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, है हाँ ना? सर, हाँ सर. तो बस एक सेवेंथ रो के अलॉन्ग ओपन करोगे ना, एक स्टेप बाद वो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। देखो ये डिलीट करेंगे ना हम, तो नाउ सी दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड डायगोनल भी, यस डायगोनल मैट्रिक्स भी हो जाएगा। तो ए वाज नॉट डायगोनल बट इट इज डायगोनल। तो बहुत इजी है, करके देखो बता पाओगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस लैम्बडा, तो जस्ट ओपन करो एक बार करके बताओ, ट्राई करो, बताओ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है। मतलब आप जिस लेवल पे हो यू हैव टू वर्क एट दैट लेवल, है ना? यू कैन नॉट बी लेजी, तो देन यू विल नॉट मेक इट, है ना? समवन एल्सेस विल मेक इट, दैट विल डू, दोज हु विल डू। तो इससे हो जाएगा व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा, आपको बस 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा।
मैं सॉल्व करूं या समझ आ रहा है? तो अच्छा इधर ही तो है। तो व्हाट आई एम सेइंग, जब आप लिखोगे क्या होगा, माइनस लैम्बडा माइनस लैम्बडा, कितने हो गए, 3 3 6, है ना, ये है। देखिए तो ऊपर क्या है, 1 1 1 1 1 1, ये है ना, बाकी 0 है, 0 0 0 0 0, फिर 1 है ना, 0 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ आई थिंक 1 है ना, तो ये है। हम्म, थोड़ा ऊपर हो गया तो आई थिंक इधर 6 ही रह गया, गड़बड़ हो गया, 3 3 6 एक साथ, कहाँ मिस हुआ, ये लाइन ठीक है, ये लाइन ठीक है, ये लाइन ये लाइन मिस होगा ना, ठीक है, ओके है। देखो तो ये समझ आ रहा है यहाँ तक। आई थिंक यहाँ पे बस 1 था ना, उसमें यहाँ 1 था, तो इट वाज 1 देयर। इसको खोलना है आपको, दिस इज इक्वल टू 0। देर आर अदर अप्रोच ऑल्सो, बट अभी के लिए ठीक है, कुछ शॉर्ट कट्स भी हैं। जैसे ए स्क्वायर निकाले थे अपने, ए स्क्वायर पीछे निकालने को, से ए स्क्वायर निकाल लो, ए स्क्वायर को फिर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो वहां से भी आसान हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट जीरो हो जा रहे हैं। आपको लगेगा ये कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है। जब ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करो दिस इंटू दिस, तो जीरो हो गया। जैसे मैं अगर ए स्क्वायर पूरा लिख दूं तो क्या होगा, जैसे मैं लिख रहा था ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ जीरो, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ, तो ये भी जीरो ही हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ ये 1 आएगा, क्योंकि यहाँ 1 है ना, यहाँ 1। बाकी ऐसे ही कैलकुलेशन करते जाओ आप, एंड देन तो मुश्किल नहीं है, आप डायरेक्ट A7 भी निकाल सकते हो, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्टिल इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। तो वैसे है, मैनुअली हो गया, नहीं तो दूसरा अप्रोच है, मतलब ए स्क्वायर फिर ए स्क्वायर से A4, तो उतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। स्टिल अभी देखो, अभी मैं कह रहा हूँ 7th रो के अलॉन्ग ओपन करो इसको, ये ओपन अलॉन्ग 7th रो, प्लीज बताइए जल्दी। तो इतना टाइम लगेगा, अरे यार देखो, 7th रो के अलॉन्ग ओपन करो, तो अगर मैं 7th रो के अलॉन्ग ओपन करता हूँ तो क्या होना है देखो, तो कैसे ओपन करते हैं डिटर्मिनेंट,
ये 7th रो फर्स्ट कॉलम 7 1 8, तो 1 into, अब क्या होगा, तो आपको पता होगा इसको और इसको डिलीट कर देना है, जो बचा उसको लिखना है, ठीक है। तो क्या बचा, अब लिखूं या साइड का डिटर्मिनेंट लिख दूं, तो मतलब अब इसका डिटर्मिनेंट लिखना पड़ेगा मुझे। और ये ध्यान से देखो, ये एक क्या है, कैन वी से इट इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो, डायगोनल ही है ना अब तो, दीज आर डायगोनल। हाँ तो ये सर, हाँ तो सर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट क्या हाँ, होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज। ऑल डायगोनल। तो ये फाइनली कहने का मेरा मतलब है कि इसको अगर खोलूंगा मैं तो सीधा सीधा आ जाएगा डिटर्मिनेंट 1। तो इसके अलॉन्ग ओपन किया हो गया, बाकी 0 0 0 चलता रहेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, तो इसका क्या है, ये 7th रो का 7th कॉलम 14 है, तो वैसे ही रहेगा, प्लस में माइनस लैम्बडा बाहर। अब फिर से आप इसको और इसको डिलीट करोगे, ठीक, ये करते हैं डिटर्मिनेंट में जो हाँ सर। अब जो बचा है उसको देखो ठीक से, तो ये जो है अगेन ये क्या है, ये है डायगोनल एंट्रीज और इसके बिलो सारे एलिमेंट जीरो है। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हाँ है। सर। तो अपर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज, तो ऑल डायगोनल एंट्रीज में क्या क्या है, माइनस लैम्बडा कितनी बार, 6 टाइम 7 टाइम 6 टाइम ना, एक तो हो चुका है, 6 टाइम, 6 6 टाइम टाइम। बराबर 0। अब सॉल्व कर लो इसको, तो ये आ गया लैम्बडा की पावर 7 माइनस में बराबर 1। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कैली हैमिल्टन थ्योरम सेज एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हो गया प्रूफ, तो दिस इज ट्रू। तो 7x7 डर लग रहा, बट यू हैव टू सॉल्व ना, अभी तो ये तो थ्योरेटिकली कर रहे हो। जब आप अगर कॉर्पोरेट में जॉब करोगे तो वहाँ तो ऐसे चैलेंजिंग प्रॉब्लम आएंगे जिसका सोल्यूशन ही नहीं है, एटलीस्ट इसका तो कहीं ना कहीं होगा। बट जब आप जॉब करते हैं या लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, यू जस्ट हैव टू ट्राई, और ट्राई करोगे तो मोस्टली हो जाता है। ये चीज़ें नहीं होगा, मतलब ये यही तो अप्रोच रहता है लाइफ का, क्योंकि आगे जो अनसर्टेन सिचुएशन जहाँ पे अचानक कोई चीज़ें होती हैं लाइफ में, तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। आपको नहीं पता, सिंपल ये है क्वेश्चन 7 का, कोई बात नहीं, विल ट्राई, ट्राई करोगे हो जाएगा, यही है। तो ये तो अभी किताबी चीज़ें हैं जो आप सीख रहे हो, बट रियल लाइफ में जब जब आप जॉब करोगे या लाइफ में, तो ऐसे चैलेंजेस आएंगे जब कोई सोल्यूशन नहीं, तो यू हैव टू ट्राई, ओनली थिंग यू हैव इज ट्राई। सो ट्राई करके देख लो, ये बताओ नेक्स्ट। सर 15 का। ये तो देखिए, तो 15 में क्या बोल रहा है, fx be a real valued function all of whose derivatives exist. Recall that the point x naught in the domain is called an inflection point fx if the second derivative changes sign at x naught. fx रियल वैल्यूड फंक्शन है, और क्या रिकॉल करोगे, x नॉट डोमेन होगा, डोमेन में इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा और f डैश x चेंज कर रहा है साइन, मतलब वही कनकेव अप से कनकेव डाउन हो जाए, है ना। एफ डैश एक्स का सेम साइन रहता है दोनों साइड, ऐसे ना इन्फ्लेक्शन पॉइंट पड़ता है ना, पहले कनकेव अप है फिर कनकेव डाउन हो गया, लाइक एक्स क्यूब के ग्राफ में होता है, ऐसा है फिर ऐसा हो गया। तो जीरो इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट, कनकेव डाउन टू कनकेव अप हो जाए, तो एफ डबल डैश एक्स चेंजेस साइन, एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जहां एफ डबल डैश चेंजेस साइन। ये तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जहां पे एफ डैश एक्स का साइन चेंज ना हो, मतलब उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में सेम साइन रहेगी, ये चीज है। ओके, सो गिवन द फंक्शन आपको ये दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, दिस इज नॉट इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ओनली इन्फ्लेक्शन पॉइंट, बोथ इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये तो आसान नहीं है। पहले आप मुझे ये बताओ एफ डैश एक्स निकालो और इसको 0 पुट करो, बताओ क्या क्या आंसर आएगा, कैन यू डू दिस। इसने क्या कहा है, द पॉइंट दिस क्वेश्चन इज टू चेक द कॉन्सेप्ट ऑफ inflection point is understood, the given function will have one inflection point but also point where second derivative is 0, but
इज नॉट दैट इन्फ्लेक्शन पॉइंट हेयर एफ डैश एक्स ये है, एफ डबल डैश ये, सो एफ डबल डैश व्हेन इज एट दिस एंड दिस ओनली 6 इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट सिंस एफ ट्रिपल डैश इज 0 एंड एफ ट्रिपल डैश 6। ओके, तो आप एफ डैश 6 से शायद मुश्किल होगा, कर पाओगे? अगर एफ डैश 6 से कर लोगे तो हमारे पास एक सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, आपको आइडिया है? तो उससे भी हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट बता सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका ये बता रहा है कि आप अगर ऐसे कर लो, नहीं तो एफ डबल डैश एक्स निकालो और 0 पुट करो। तो जैसे इन्होंने कहा डबल डैश निकालोगे, पहले अगर इसको आप सॉल्व कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर पाओगे तो डबल डैश निकालो, उसको सॉल्व करो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 0 0 6, 3 आएगा ना, ये आ जाएगा। तो 0 0 6 3 बार आ गया। अब मेनली क्या है कि आपको देखना है कि जो एफ डबल डैश एक्स है वो किस पे साइन चेंज कर रहा है, तो उसके नेबरहुड में आपको बात करना पड़ेगा, है ना। तो एफ डैश एक्स चेंजेस साइन एट एक्स नॉट। तो ये तो काम करो, डबल डैश है ना, 0 है और एक 6 है, तो 0 के लेफ्ट नेबरहुड में बात करो। जैसे मान लो मैं अगर बात करूं, कोई नंबर ले लो, एनीथिंग यू कैन टेक, जैसे माइनस, कोई भी एक नंबर लो और डबल डैश में पुट करो, क्या आता है, नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट आई एम आस्किंग यू। हमने यहाँ से ये कंक्लूड किया कि एफ डबल डैश 0 0 है, एफ डबल डैश 6 0 है। ये समझ आ रहा है ना, इसमें बताने की जरूरत तो नहीं है, एफ डबल डैश निकाल लोगे ना? नहीं सर, नहीं सर, हाँ, ठीक है, ठीक तो डबल डैश 0 है और 6। अब मैं पूछ रहा हूँ एफ डबल डैश 0 प्लस और एफ डबल डैश 0 माइनस। तो 0 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट ऑफ 0, 0 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 0। तो क्या मुझे बता सकते हो कि अगर x की वैल्यू 0 से थोड़ी ज्यादा होगी तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी कि नेगेटिव हो जाएगी, क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल 0.01, चलो x को हम 0.01 रखते हैं, तो ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? x इज इक्वल टू 0.01, इस पे नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी। ओके, तो ये इधर नेगेटिव है। और 0 के राइट हैंड लिमिट, अभी क्या राइट कर थे लेफ्ट कर रहे थे? राइट ना, राइट कर, राइट में नेगेटिव आया। ओके, तो यू आर टेकिंग ये राइट में आपको मिला नेगेटिव। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट लो, -0.01 रखो, फिर क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव ही आ रहा है। तब भी नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली? साइन चेंज तो नहीं हो रहा, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव था और नेगेटिव ही रहा, है ना। तो ये काइंड ऑफ -x² जैसा फंक्शन है, कनकेव डाउन है, कनकेव डाउन ही रहा, तो 0 इज, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 इज नॉट इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक्चुअली। क्यों? 0 इन्फ्लेक्शन पॉइंट कब होता, जब एफ डबल डैश चेंजेज इट साइन एट 0। तो ऐसा होता कि 0 के पहले डबल डैश पॉजिटिव होता, 0 के बाद नेगेटिव हो जाता, और 0 पे 0 तो है ही। हाँ हाँ तो सर। ऐसा होता तब इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता वो, बट यहाँ चेंज तो नहीं हो रहा, 0 के पहले भी नेगेटिव है, 0 के बाद भी नेगेटिव है, साइन डजंट चेंज एट 0, सो मींस इट इज नॉट इन्फ्लेक्शन पॉइंट। सर, इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब है वो कर्व जहाँ पर उसका नेचर चेंज करता है। हाँ, जैसे कनकेव डाउन बोलते हैं इसको, और ये कनकेव अप हो जाए, तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। जिस पॉइंट पे ऐसा होगा, या कहीं कनकेव मान लो अप है फिर डाउन हो जाए, तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। जैसे यहाँ पे है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है। जैसे एक्स स्क्वायर ग्राफ में 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट बट इज नॉट इन्फ्लेक्शन पॉइंट। हाँ सर। तो 0 हेयर इज नॉट इन्फ्लेक्शन पॉइंट। नाउ कम टू 6, सेम प्रोसेस अब करो। तो 6 पे तो डबल डेरिवेटिव 0 है, नाउ एफ डबल डैश 6 प्लस की बात करो, एफ डबल डैश 6 माइनस की बात करो, तो देन यू विल नो। तो चेक करो, इसमें x की वैल्यू 6 से ज्यादा लेंगे थोड़ा सा, मतलब 6.01, 6 प्लस का प्लस हो जाएगा, और 6 माइनस लेंगे मतलब 5.99 फॉर एग्जाम्पल, वो माइनस हो जाएगा। तो समझ आया? तो नेगेटिव से हाँ पॉजिटिव हो रहा है, तो साइन हाँ चेंज हो सर। रहा है हाँ 6 सर। पे, सो 6 इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। हाँ सर। सर वो फास्ट डेरिवेटिव वाला वो एक बार बता दे दीजिएगा फर्स्ट वो तो। डेरिवेटिव टेस्ट उसको बोलते हैं। तो वो तब जब यहाँ डबल डेरिवेटिव से आसान है फर्स्ट, तो व्हाई डोंट यू गो थ्रू 11th 12th क्लास, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये सब 11th 12th में है, यू शुड रिवाइज दिस ना। आप इस सर ये मुझे पता है, वो जो साइन चेंज का है ना वो सिमिलर ही है फर्स्ट डेरिवेटिव का। साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स सिंगल डेरिवेटिव। तो मान लो कोई क्रिटिकल पॉइंट C1 है, उससे पहले साइन नेगेटिव है, बाद में भी नेगेटिव हो गया, बाद में भी सेम ही रहा, तो C1 इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट।
ठीक है, फिर C1 शुड बी अ क्रिटिकल पॉइंट। C1 कहाँ से आएगा, तो पहले एफ डैश एक्स निकालोगे, 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू मान लो C1 आ गया। तो अगर दोनों साइड सेम साइन है, मान लो 3 वैल्यू आया, फॉर एग्जांपल C1 भी आया, C2 भी आया और C3 भी आया, जस्ट समझने के लिए। तो यहाँ C2 पे इधर प्लस हो गया मान लो, C3 पे इधर माइनस हो गया फॉर एग्जांपल। तो C2 पे क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो C2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, लोकल मिनिमा। एंड C3 पे क्या हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, so the C3 is a point of local maxima. This is called first derivative test in calculus, application of derivative maxima minima। ठीक है। ठीक है। हम्म। ठीक है, ओके है भाई। हाँ सर। और सर इसके बाद 19 का है। तो 19 इसके बाहर का अगर डाउट है रोहित, आपने जो क्वेश्चन भेजा, अगर ये CMI का है तो अभी डिस्कस कर सकते हैं, अगर बाहर का है तो आप डाउट क्लास में भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, सर CMI का ये। ओके तो अभी देखते हैं। तो अच्छा मैं भूल गया कौन सा था, 19। नेक्स्ट क्या था जी, हाँ सर यही वाला था 19। ओके तो अच्छा, तो कह रहा है चूज द कंक्लूजन दैट फ्रॉम द लॉजिकल, चूज द कंक्लूजन्स दैट फॉलो लॉजिकली फ्रॉम स्टेटमेंट गिवन बिलो। ओके, तो आपको बताना है कि कौन क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये ना। तो हम्म, तो पढ़िए इसको, समझते हैं व्हाट दे आर आस्किंग। तो ये कह रहा है चूज द कंक्लूजन दैट फॉलो लॉजिकली फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। Nobody who really appreciates A.R. Rahman fails to subscribe to his YouTube channel. Okay, nobody who really, so choose the conclusion that follow logically from the following statement. So nobody who really appreciate this
फेल्स टू सब्सक्राइब हिज यूट्यूब चैनल, है ना। फेल्स टू मतलब ये ना कि दोज हु अप्रिशिएट ए आर रहमान नेसेसरली सब्सक्राइब हिज यूट्यूब चैनल, काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हैं। तो ऑल दोज हु अप्रिशिएट ए आर रहमान सब्सक्राइब टू हिज यूट्यूब चैनल, कहने मतलब ये है कि नो वन लिव्स, मतलब ऑल ऑफ देम हु अप्रिशिएट्स ए आर रहमान सब्सक्राइब्स हिज यूट्यूब चैनल, एवरीवन, है ना। ओके, नेक्स्ट है आउल्स आर होपलेसली इग्नोरेंट ऑफ म्यूजिक। जो आउल्स हैं वो होपलेसली इग्नोरेंट है म्यूजिक से। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब उसको म्यूजिक का कोई ज्ञान नहीं है ना, वैसा है। एंड नेक्स्ट है नो वन हु इज होपलेसली इग्नोरेंट ऑफ म्यूजिक। नो वन हु इज होपलेसली इग्नोरेंट ऑफ म्यूजिक एवर सब्सक्राइब्स टू ए आर रहमान्स यूट्यूब चैनल। नो वन हु इज होपलेसली इग्नोरेंट मतलब जो लोग है उनमें से कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता है यूट्यूब चैनल को, ठीक है। तो अब ये 3 स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया, अब 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि चूज द कंक्लूजन दैट फॉलो लॉजिकली फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। ओके, मतलब आउल्स जो है होपलेसली इग्नोरेंट है म्यूजिक से, वो लोग जो अप्रिशिएट करते हैं है ना वो सब्सक्राइब करते हैं चैनल, ऐसा कहना चाह रहा है। और जो लोग इग्नोरेंट है वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं ए आर रहमान के यूट्यूब चैनल को, ही मतलब है ना, देख लो। तो अब ये है कि अब जरा इसका कंक्लूजन निकालिए क्या है। पहला कह रहा है कि एनीवन हु सब्सक्राइब्स टू ए आर रहमान्स यूट्यूब चैनल, anyone who subscribes to A.R. Rahman's YouTube channel is hopelessly ignorant of music. Second, owls don't really appreciate A.R. Rahman. Owls are not really appreciated by A.R. Rahman. Anyone who really appreciates A.R. Rahman is not hopelessly ignorant of music. What do you think? तो आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या दिक्कत क्या है? जैसे पहला समझिए, कह रहा है anyone हूँ सब्सक्राइब टू ए आर रहमान यूट्यूब चैनल। तो ये कहा ना कौन सब्सक्राइब करता है यूट्यूब चैनल, जो अप्रिशिएट करते हैं, वही तो था कि एनी वन हु अप्रिशिएट ऑल विल सब्सक्राइब टू हिज यूट्यूब चैनल। तो कह रहा है कि एनी वन हु सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल इज होपलेसली इग्नोरेंट। तो इग्नोरेंट होगा, सब्सक्राइब ही नहीं करेगा, क्योंकि उसने कहा है कि वो लोग जो अप्रिशिएट करते हैं सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। तो सर यहाँ पे फेल्स टू सब्सक्राइब है ना, फेल्स टू सब्सक्राइब मतलब नो वन, ऐसे समझिए लाइन घुमाया है, नो बडी फेल्स टू सब्सक्राइब, ऐसे पढ़ो आप, ये एक स्टेटमेंट है। हु रियली अप्रिशिएट्स, नो बडी हु रियली अप्रिशिएट ए आर रहमान फेल्स टू सब्सक्राइब। इसका रीफ्रेम करे तो कहना चाह रहे ऑल दोज हु अप्रिशिएट्स ए आर रहमान सब्सक्राइब्स हिज यूट्यूब चैनल। मतलब ये है कि एनी वन हु अप्रिशिएट ए आर रहमान विल सब्सक्राइब हिज यूट्यूब चैनल, ये कहना चाह रहा है। या उल्टा, बस इसको दूसरे से लिखा उसने कि नो बडी फेल्स टू सब्सक्राइब इफ ही अप्रिशिएट ए आर रहमान, ऐसा कहना चाह रहा है ये। मतलब फेल्स टू मतलब सब्सक्राइब नहीं करेगा, फेल्स मतलब ये हो गया। तो देयर इज नो वन हु विल नॉट सब्सक्राइब इफ दे अप्रिशिएट ए आर रहमान, ऐसा मतलब है। तो मतलब आपको सिंपली सिर्फ मतलब समझना है कि कह रहा है कि जितने लोग अप्रिशिएट करते हैं उनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो डबल नेगेशन है इसके अंदर, डबल नेगेशन है ना, एक नेगेशन ये है और एक नेगेशन ये है, तो उसको ठीक कर लो आप। कह रहा है दोज हु अप्रिशिएट्स ए आर रहमान नेवर फेल्स टू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, मतलब सब्सक्राइब करेगा ही, कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कोई जो सब्सक्राइब कर रहा है वो इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट मतलब क्या हो गया, अज्ञानी, उसको म्यूजिक का कोई ज्ञान नहीं है। तो वो तो कह रहा है कि मतलब ये फॉल्स हो गया, हाँ ये option फॉल्स हो A। गया। तो आपको लॉजिकली अंडरस्टैंड करना है
हाँ मैंने वो यहाँ पर स्टेटमेंट को घुमाया है। घुमाया है, तो आपको ठीक से उसको सीधा करके समझना है पहले मतलब, एंड देन आपको हाँ अप्लाई करना है एक्चुअली। हाँ सर। सेकेंड ये था आउल्स आर होपलेसली इग्नोरेंट ऑफ म्यूजिक, कह रहा है उल्लू को म्यूजिक का कोई ज्ञान नहीं है, ये आपको बता रहा है। एक तो बोला कि जो लोग ए आर रहमान को अप्रिसिएट करते हैं वो सब्सक्राइब जरूर करते हैं। दूसरा बोला उल्लू को म्यूजिक का कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि नो वन हु इज होपलेसली इग्नोरेंट ऑफ म्यूजिक। अब यहां पहले इसको पढ़ो, हु इज होपलेसली इग्नोरेंट ऑफ म्यूजिक, वो लोग जिनको म्यूजिक का कोई ज्ञान नहीं है। नो वन सब्सक्राइब टू ए आर रहमान यूट्यूब चैनल, मतलब वैसे लोग जिनको म्यूजिक का कोई ज्ञान नहीं है वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं ए आर रहमान को, ये कहना चाह रहा है। वो लोग जो अप्रिसिएट करते हैं ए आर रहमान को सब्सक्राइब करते हैं, जिनको म्यूजिक का ज्ञान नहीं है वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और उल्लू को म्यूजिक का ज्ञान नहीं है। ये 3 लाइन इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो अप्रिसिएट करते हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, जिनको म्यूजिक का ज्ञान नहीं है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ऐसा कह रहा है। एंड उल्लू को मुझे ज्ञान नहीं है, ऐसा बोल दिया। अब उसको आपको कंक्लूड करना है, जिसने कहा जो सब्सक्राइब करते हैं उसको मुझे ज्ञान नहीं है, तो गलत कह रहा है जैसे आपने कहा। अब आउल डोंट रियली अप्रिसिएट ए आर रहमान, आप सोचिए, हाँ सर सही है, सही सही है है ना, उल्लू को। क्योंकि उल्लू को म्यूजिक का ज्ञान नहीं है तो सब्सक्राइब नहीं करेगा। हाँ हाँ सर। आउल्स आर नॉट रियली अप्रिसिएटेड बाई ए आर रहमान, इसमें कहीं ऐसा लिखा है कि ए आर रहमान किसी को अप्रिसिएट करेगा? ये तो कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो फॉल्स ही होगा, हाँ फॉल्स हो। है ना। इस क्वेश्चन से कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ये बात हुआ ही नहीं कि ए आर रहमान किनको अप्रिसिएट कर रहा है, वो है कि सर आई हम। थिंक बी वाला ट्रू हो गया, आपने हाँ फॉल्स लिख फॉल्स लिख दिया। दिया, हाँ ट्रू, बी ट्रू था, आपने कहा ओल्स डोंट अप्रिसिएट, क्योंकि आउल्स डोंट सब्सक्राइब बिकॉज उनको म्यूजिक का ज्ञान नहीं है, सो डोंट हाँ सर। अप्रिसिएट। अब कह रहा है एनी वन हु रियली अप्रिसिएट ए आर रहमान इज नॉट होपलेसली इग्नोरेंट ऑफ म्यूजिक, ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्योंकि जो अप्रिसिएट करेगा वो सब्सक्राइब करेगा, हाँ हाँ। जो इग्नोरेंट नहीं है तो वो भी सब्सक्राइब करेगा, है ना। तो सब्सक्राइब करा इग्नोरेंट नहीं है मतलब, है ना, ये चीज है, ठीक। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट वो पार्ट बी का 3 है। पार्ट बी का 3 है, तो ये ओके, बस ये समझना है ना। तो क्या क्वेश्चन आगे भी है क्या, फोर हो गया ना ये तो, हाँ। एक दो क्वेश्चन एक पेज पे आता नहीं है। चलो इसको समझते हैं। तो ये कह रहा है कि हम्म तो इसको ट्राई करते हैं समझने का। अच्छा एक मिनट, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अब, कि द फॉलोइंग, है ना, ये आपको कह रहा है कि
द फॉलोइंग ग्राफ shows द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन एन एग्जाम, ठीक है। तो द फॉलोइंग ग्राफ shows द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन एन एग्जाम, द मार्क्स स्कोर्ड बाय एवरी स्टूडेंट आर अ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। द jth percentile u star for a discrete data x1 x2 xn is defined as follows। तो यूएथ परसेंटाइल jth परसेंटाइल को डिफाइन कर रहा है, u स्टार उसका नोटेशन है, ठीक है। x1 x2 xn है, बी द ऑर्डरिंग ऑफ द डेटा। तो मान लो n डेटा है, पहले आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, मतलब n नंबर आपके पास है, यू आर असेंडिंग देम इन, ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अगर आपने पढ़ा होगा हाँ तो यू सर, नो ऑलरेडी। it's like order statistics. हाँ, so first order statistics, smallest one, second smallest, third smallest, and so on the largest one. So be the ordering of data in ascending order, ठीक है, इस तरह से है। और t आपको दे रखा है j इंटू n अपॉन 100, ठीक है। एंड k बी द इंटीजर सच दैट t इज बिटवीन k टू k प्लस 1। तो ये डिफाइन कर रहा है jth परसेंटाइल को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। एंड s जो है यहाँ पे t माइनस k है। देन u स्टार जो होगा xk प्लस s इंटू xk प्लस 1 माइनस xk, तो xk प्लस s इंटू xk प्लस 1 माइनस xk। एंड हेयर xn प्लस 1 जो है xn प्लस 1 इज डिफाइंड टू बी xn, ठीक है। अगर है ना xn डेटा है ना, तो n प्लस 1 कहीं हुआ तो वो xn ही होगा, ठीक है। इसमें अगर मान लो कहीं xn प्लस 1 हो गया, सो दैट विल बी xn ओनली, बिकॉज n नंबर्स ही हैं, तो अगला नंबर तो कोई होगा नहीं, तो लार्जेस्ट वन है वही कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये एक ग्राफ बना कर दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट वर्सेस मार्क्स बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन ग्राफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है और ये मार्क्स हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ऐसा समझिए कि जैसे 2 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 40 हैं, फिर 2.5 के मार्क्स 45, ऐसा नहीं 3 है बीच में ना, 3 स्टूडेंट हैव मार्क्स 45, देन 2 स्टूडेंट हैव मार्क्स 50, देन 8 हैव मार्क्स 55, देन 9 हैज मार्क्स 60, देन 8 हैज मार्क्स 65, 4 हैज मार्क्स 70, देन 4 बीच में है ना 3 हैज मार्क्स 75, ऐसा है। तो के बाद ये 4 स्टूडेंट इसके 80 मार्क्स हैं, एंड देन 11 स्टूडेंट हैव 85 मार्क्स एंड 12 स्टूडेंट हैव 90 मार्क्स। ये समझ आ गया आपको? तो ये पता चल गया सर, कि सर, ये वाला मैंने किया, वो लिख लिया। यहाँ तक ओके है। सर, तो आप डेटा को ऐसे भी लिख सकते हो, इफ यू वांट यू कैन राइट लाइक दिस। तो 40 का फ्रीक्वेंसी 2 है तो 40, ऐसा लिख लो आप। 45 की फ्रीक्वेंसी 3 है तो 45, 45, 45, इस तरह से लिख लोगे। फिर 90 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12 है, तो 90 को आप 12 टाइम लिख लेना। तब ऐसे लिख लो जस्ट 90, जस्ट नीचे आप 12 लिख दो, ऐसा। तो टोटल कितने स्टूडेंट है आप बता पाओगे? कितने स्टूडेंट टोटल है यहाँ पे? कैसे आएगा? ये आएगा 2 + 3 + फ्रीक्वेंसी 2। का टोटल काट दिया। हाँ, फ्रीक्वेंसी है ना, ये एक टेबल बना लो, इससे भी कर सकते थे आप। यू कैन डू वन थिंग, xi और fi, तो ये भी ठीक रहेगा, है ना। लाइक जैसे 40 है तो 40 का फ्रीक्वेंसी 2, 45 का फ्रीक्वेंसी 3, 50 का फ्रीक्वेंसी 2 एंड सो ऑन। तो ये भी, तो इन सबको फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लोगे तो टोटल n आ जाएगा, जो कि समेशन fi या n ऐसे ले सकते हो आप। तो अभी मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो, टोटल स्टूडेंट आ जाएगा। ओके, अब ऑप्शन पे आते हैं, क्या कहना चाह रहा है। तो कंप्यूट द 10th परसेंटाइल ऑफ मार्क्स। तो कंप्यूट करो 10th परसेंटाइल, तब तो इजी है ना, फॉर्मूला लगा लेना है आपको। तो वहां jth परसेंटाइल का था, तो पहले n बताओ मुझे क्या है, उससे पता चल जाएगा। ये n है, ये स्मॉल n ही कर देता हूँ। n बताओ, इजी है। आपको 10th परसेंट n आपको पहले आप निकाल लो, और आपको बोला 10th परसेंटाइल चाहिए, तो आपको j की जगह 10 रख देना है उस फॉर्मूले में, हो जाएगा, इजी है।
तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है एक्चुअली। यू फाइंड n फर्स्ट, है ना, एंड देन सर टोटल 66 स्टूडेंट्स है। 66 हो गया। ओके, तो अप्लाई करो कोई फॉर्म, n 66 हो गया, जैसे मैं मान लो आप सही बता रहे हो। अब j को 10 रखो तो फॉर्मूला क्या बनेगा u स्टार का, यू टेल मी u स्टार। तो t यहाँ से कितना होगा पहले ही बताओ, n है और n आपका वो हो गया, j आपका 10, तो t कितना आ गया। एक एक करके जो एक्चुअली जस्ट हैव पेशेंस एंड एक एक करके निकालते चले जाओ। तो जैसे हमने n पता है, j पता चल गया पहले पार्ट के लिए, एंड t निकालो, j इंटू n बाई 100, तो 66 इंटू 10/100 यही होगा ना। तो ये है j इंटू n/100, ठीक। तो ये कैंसिल कर लोगे तो 6.6 हो गया अभी t। अब यहाँ ध्यान से देखो क्या है, तो हमने ऑलरेडी इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। एक्चुअली ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में ही है, ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है ना ऑलरेडी, कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ सर, तो हाँ डेटा ऑलरेडी सर। असेंडिंग ऑर्डर में है तो जरूरत नहीं है ना। तो t निकल गया, k बी द इंटीजर सच दैट, अब k एक ऐसा इंटीजर है कि t मोर देन इक्वल टू k लेस देन k प्लस 1। तो मुझे बताओ t तो यहाँ 6.6 है, सो व्हाट इज द k। आई थिंक 6 to 7 होगा शायद सर। हाँ। k कितना हाँ लेंगे, सर, k 6 लेना पड़ेगा, के k 6, हाँ इंटीजर के है ना, 6। तो 6 से 7 के बीच में है तो k 6 आ गया। अब s जो है t माइनस k है, तो s कितना आ गया यहाँ से, t था आपका 6.6, k है 6, तो t माइनस k 0.6 हो गया। तो जनरली u स्टार जो आ गया फाइनल आपका, u स्टार जो निकल रहा है 10th परसेंटाइल, वो है xk। व्हाट इज योर k, k वाज 6, तो 6 नंबर ढूंढो इसमें कौन सा है। तो पहला 2 तो ये हो गया, 3 5, 6 होगा 50। समझ पा रहे हो व्हाट आई एम सेइंग, सर 1 हाँ सर, 2 समझ में 3 4 समझ में। 5, तो फ्रीक्वेंसी ऐड करना, 6 वाला कहाँ पे आएगा वो हाँ देखना है। हाँ सर, तो हाँ। 6 नंबर 50 है ऑर्डर स्टैटिस्टिक। देन s की वैल्यू थी 0.6, एक्स के प्लस 1, तो k था 6, k प्लस 1 7, सेवेंथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक। सेवेंथ नंबर बताओ इसमें कौन होगा, 3 2 5, अच्छा सेवेंथ तो यही होगा, 85 होगा, 50 का फ्रीक्वेंसी 2 है ना, तो 6 हाँ और 7 दोनों 50 ही है ना, 7 6 50, तो डिफरेंस 0 हो गया। तो फाइनल आंसर इज 50, 50 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, पहला पार्ट का आंसर 50 है। देखो अब इन्होंने यही किया, इन्होंने बस अपने तरीके से किया, मैंने उस तरीके से किया। So if the student fails into 10th percentile, there must be 10% student scoring lesser marks. There are 66 students, so to beat 6 student should score 50 marks. अब इन्होंने अपना लॉजिक लगा लिया, हमने क्या किया, जैसे इन्होंने डेफिनेशन दिया उसको फॉलो किया, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, तो मैंने अपने तरीके जो दिया था उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया। अब देखो कहाँ डाउट है बताओ। इज द मीडियन स्कोर हायर देन द मीन स्कोर, तो मीडियन मीन तो ये एक टेबल आपके पास आ गया, हाँ सर, ये वाला हो जाएगा सर, पार्ट बी का। हाँ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यू नो हाउ टू फाइंड मीन मीडियन, तो हो जाएगा बस। ठीक है, तो ये हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, तो प्रोसेस स्टार्ट किया यहाँ से, जे एन यू स्टार, दैट प्रोसेस वी फॉलोड एंड दैट्स ऑल। तो ये किस ईयर का पेपर चल रहा है, 2020 का चल रहा है ना, ओके। ये चल रहा है, ओके। यू नो व्हाई लेस पीपल क्वालिफाई दिस एग्जाम, क्योंकि ओनली लेस पीपल आर सिंसियर सीरियस, बाकी बस एग्जाम देंगे।
सर 9 का था वो क्वेश्चन समझ में आया बट वो कैसे काढ़े वो समझ में नहीं। अच्छा 9। इसी में 9th है। अच्छा तो 9। ओके तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देख, मेनली आपको ट्राई करने हैं, होगा नहीं होगा देखा जाएगा। तो क्या बोल रहा है ये कि क्या कह रहा है? द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इज ऑर्गेनाइजिंग एन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट इन विच 20 of the world's top players will take part. Each player will play exactly one game against each other. मतलब एक चेस फेडरेशन है, ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट करा रही है, 20 टॉप प्लेयर वर्ल्ड के पार्ट लेंगे। ईच प्लेयर विल प्ले एग्जैक्टली वन गेम अगेंस्ट ईच अदर। बताओ टोटल टोटल कितने गेम होंगे? अगर वैसे पूछ लें कि 20 लोग हैं और एक दूसरे के साथ मैच खेलेंगे एक एक, तो टोटल कितने मैच होंगे? मैंने हर एक 19 गेम खेलेगा। नहीं, कितने गेम होंगे ये पूछ रहा हूँ मैं। तो ये ऐसे तो देखोगे तो 20C2 हो जाएगा, ठीक है ना? 20 हाँ लोग सर। हैं, एक दूसरे के साथ हाँ मैच सर। खेलेंगे, 20C2 है ना? तो एक गेम के लिए 2 लोग चाहिए ना। तो टोटल नंबर ऑफ गेम जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ गेम
जो ऑर्गेनाइज होगा, क्योंकि वो ईच प्लेयर प्ले करेगा एग्जैक्टली 1 गेम अगेंस्ट, लेकिन आगे भी कुछ होगा ना। आई थिंक वैसे मैं बता रहा हूँ, खेलना ही है तो। लेकिन ना ये कुछ कंडीशन होगा, ये तो इतना ही रहता तो ये आता, अगर इतना ही क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग टोटल गेम इतना होगा, बट आगे भी कुछ रेस्ट्रिक्शन होगा। मतलब लाइक 20 प्लेयर्स विल प्ले अगेंस्ट ईच अदर, सो टोटल नंबर गेम विल बी 22। बट यहाँ आगे क्या कह रहा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। देखते हैं। द टूर्नामेंट इज स्प्रेड ओवर 3 weeks. It starts at 9 a.m. on the Monday of week 1 and ends at 6 p.m. on the Friday of week 3. Okay. कहना मंडे को स्टार्ट हुआ 9 a.m. पे और फ्राइडे वीक 3 तक चला। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, जैसे वीक 1, वीक 2, वीक 3। और वीक 1 में है मंडे से लेके फ्राइडे, ऐसा। इसमें क्या है, डेली हो रहा है ना, तो स्प्रेड ओवर 3 weeks, तो ऐसे चलता रहेगा मंडे टू सैटरडे, है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे मान लो ऐसा, फिर मंडे टू, ये चलता रहेगा ना, ये डेली चलता रहेगा। मैंने वीक मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी देखना पड़ेगा क्या है, चेक करते हैं पहले। तो कह रहा है 9 a.m. मंडे को स्टार्ट हुआ वीक 1 में, एंड हुआ 6 p.m. फ्राइडे को वीक 3 में। वीक 3 के फ्राइडे में ख़त्म हो गया, सैटरडे संडे नहीं हुआ। ओके, तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो note that before 9 a.m. on the Monday of week 1, every player would have completed the same number of games in which the tournament, namely 0. Okay, and after 6 p.m. on Friday in week 3, every player would have completed the same number of games in the tournament, namely 19. मतलब हर प्लेयर कितने गेम खेलेगा, एक प्लेयर 19 के साथ खेलेगा, यही ना। एवरी प्लेयर विल प्ले अगेंस्ट 19, ठीक है। ऐसे भी 20C2 खोलोगे तो कितना आता है ये, 20 × 19/2, ऐसा। तो ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो 190 गेम टोटल होंगे ऐसे। तो हर प्लेयर क्या करेगा, 19 के साथ खेलेगा, ऐसा ही ना। देखते हैं क्या है आगे। Prove that at any point in time between 9 a.m. on Monday of week 1 and 6 p.m. on the Friday of week 3, there are at least 2 players who would have completed the same number of games in the tournament till that points. Prove that at any point in time, इस बीच में there are at least 2 players. तो पिजन होल प्रिंसिपल जानते हो, ये देखो यहाँ लिखा भी है। डू यू नो पिजन होल प्रिंसिपल, उससे सॉल्व हो जाएगा। हाँ सर। क्या कहता है ये, जो भी if there are k boxes and k plus 1 balls, so there are at least 1 box is contain 2 balls. ओके। तो मतलब ये है कि जैसे, हाँ जैसे आपने कहा ना, पिजन में ये है कि पिजन है मतलब कबूतर है, और पिजरा है मतलब लाइक, पिजरा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो भी है। तो नेक्स्ट को है ना, जो भी है, तो लाइक पिजन होल। हाँ कुछ भी समझो, मान लो बॉल बॉक्स है फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास इसमें क्या कहता है कि लाइक मेरे पास बॉक्स हैं, मान लो के नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, के प्लस 1 नंबर ऑफ बॉल्स हैं मेरे पास। मैं रैंडमली के प्लस 1 बॉल्स को थ्रो कर रहा हूँ के बॉक्सेस में, है ना। तो यहाँ बॉल्स हो गया पिजन और बॉक्सेस हो गया पिंजरा जो है ना। तो कितना होगा, तो मीन्स एटलीस्ट 1 बॉक्स विल कंटेन एटलीस्ट 2 balls, इज इट, यही ना, ये मतलब है। तो क्योंकि k प्लस 1 बॉल्स हैं, k बॉक्सेस ही हैं, तो कोई ना कोई एक ऐसा बॉक्स होगा इसमें कम से कम 2 बॉल होंगे, ठीक है। तो वो इस तरह से यहाँ पे लॉजिक लगाना है। तो ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, जस्ट आप पढ़ो और समझो। तो लॉजिकली क्या है, कह रहा है कि ना, तो एट एनी पॉइंट इन टाइम, इस बीच में कोई भी पॉइंट उठा लो, कम से कम 2 प्लेयर ऐसे होंगे जो सेम नंबर ऑफ गेम कंप्लीट किए होंगे टिल दैट पॉइंट टाइम। 2 लोग होंगे, तो अब जैसे एक पॉइंट ऑफ टाइम में मान लो मैं एक प्लेयर हूँ, तो मुझे 19 गेम टोटल खेलने हैं। तो जब शुरू में 9 AM पर वीक 1 में मैंने 0 गेम खेले हैं, फिर उसके बाद एक गेम खेलूंगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 9, एक समय आएगा जब मैं 19 गेम कंप्लीट कर लूँगा। तो मतलब पॉसिबल नंबर ऑफ गेम्स आई प्लेड एट एनी रैंडम पॉइंट ऑफ टाइम इज 0, 1, 2 अप टू 19, यही है ना।
ओके, ठीक है। एट एनी पॉइंट इन द टाइम द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द नंबर ऑफ गेम्स कंप्लीटेड बाय एनी वन प्लेयर, मान लो मैं ही वो प्लेयर हूँ फॉर एग्जांपल, तो या तो शुरू में मैंने 0 गेम खेले, फिर 1 खेलूंगा, 2 3 5, सारा मुझे 19 गेम खेलने हैं टोटल, तो एक टाइम पे 19 कंप्लीट, टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती रहेंगी। पीक एन आर्बिट्री टाइम टी इन टाइम, कोई एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लो अपने मेरे, कोई भी, ये है ना, ये तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, यू चूज एनी वन पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो जैसे 9:30 से अगला बैच है, तो देख लेते हैं फिर भी। इफ प्लेयर P1 हैज़ कंप्लीटेड 19 गेम्स एट टाइम टी, मान लो ऐसा है कि अगर प्लेयर P1 ने 19 गेम कंप्लीट किए हैं, दे नंबर ऑफ गेम्स कंप्लीटेड बाय एनी अदर प्लेयर से P2 एट दैट टाइम कैन नॉट बी 0। अब आपको ये सोचना है क्यों। अगर कह रहा है कि किसी एक प्लेयर ने 19 गेम खेल लिए, तो ऐसा कोई प्लेयर नहीं होगा जिसने 0 गेम खेले होंगे, हाँ वाई? उसके साथ खेलना ही पड़ेगा माने। तो चूंकि और मैं अगर P1 हूं, तो मैंने 19 हाँ गेम खेले हैं, इसका मतलब हाँ है, तो सबके साथ खेला है तो हाँ, क्योंकि उसका मैं, वन। क्योंकि मुझे रेस्ट्रिक्शन है कि मैं एक प्लेयर के साथ एक बार ही खेलूंगा ना। हाँ तो सर। चूंकि मैंने 19 गेम खेल लिए, मैंने सबके साथ एक एक गेम खेल ली एक्चुअली, हाँ हाँ आई एम द 20th पर्सन एक्चुअली। सो तो इसलिए एवरी वन प्लेड एटलीस्ट वन गेम, बिकॉज एवरी वन विल प्ले एटमोस्ट वन गेम ना। कहने मतलब ये है कि किसी एक के साथ, एक बिटवीन 2 पर्सन, तो मैं हाँ एक के साथ हाँ एक ही गेम खेल सकता हूँ मैक्सिमम, ये चीज़ है। तो एग्जैक्टली वन गेम वी हैव टू प्ले, एंड वी हैव टू प्ले, ईच वन हैज टू प्ले वन गेम अगेंस्ट ईच अदर। तो एक ही गेम खेलेगा ना, एग्जैक्टली वन गेम अगेंस्ट ईच अदर। तो अगर मैंने 19 गेम खेल लिए, मैंने सबके साथ खेल लिए, ठीक है। वैसे ही तो ये क्लियर हो गया। दिस इज बिकॉज P1 मस्ट हैव कंप्लीटेड वन गेम विथ P2 एट टाइम टी, मतलब सबको P2 एक पर्टिकुलर रैंडम प्लेयर है, सेकंड प्लेयर है, तो उससे in order to have completed 19 games in total. Okay, so since both 19 and 0 cannot appear together in the list of actual value for the number of games completed by all the player at time t, मतलब ये कहना चाह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने 0 गेम खेला हो, किसी ने 19 गेम खेला, ऐसा हो सकता है क्या एक टाइम पे? नहीं सर नहीं। तो ये हो गया, मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी ने 0 गेम खेला हो, किसी ने 19, ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी ने 19 गेम खेल लिए, तो वो मोर देन वन गेम खेला, एटलीस्ट वन गेम तो खेला होगा एवरी प्लेयर। तो सर आप समझ में आई, इसके बाद वो फ्रीकेनहॉल प्रिंसिपल अप्लाई कर देगी। हाँ, तो वही आपको हाँ लॉजिकली क्लियर करना है। दस द काउंट ऑफ द प्लेयर इज 20, अगर किसी प्लेयर अकाउंट 20 हो गया, दस द काउंट ऑफ प्लेयर्स, अच्छा तो हमें तो पता है कि 20 प्लेयर है टोटल, है ना, देयर आर 20 प्लेयर इन ऑल, तो द काउंट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर द नंबर ऑफ गेम्स कंप्लीटली बाय द ऑल प्लेयर टाइम, तो वही हो गया 20 बॉल है और आपके पास 19 वो है, 19 0 एक साथ नहीं हो सकता ना, समझ रहे? तो 19 होगा तो 0 नहीं होगा, 0 होगा 19 नहीं होगा। यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी है टोटल? 20 थी ना, बट हमने ये हाँ कह सर दिया हाँ कि 0 और 19 एक साथ नहीं आएगा। अगर ऐसा 19 नहीं आता है तो 0 नहीं आएगा, या हाँ अगर 0 आता है तो 19 नहीं आ सकता। कि अगर किसी प्लेयर ने एक भी गेम नहीं खेले, तो मतलब किसी न किसी के साथ वो बाकी है, मतलब वो सबका 19 तो नहीं हो सकता, किसी का भी 19 नहीं हो सकता, बिकॉज मैंने किसी के साथ गेम नहीं खेला है। तो रिमेनिंग 19 लोग हैं, सो दे कैन प्ले मैक्सिमम 18 गेम। तो इसीलिए तो यहाँ वैसे हो गया कि 20 बॉल्स हैं, 19 बॉक्सेस हैं, है ना, 0 काट दो तो 1 से 19। अब 19 बॉक्सेस में आपको क्या करने हैं? 20 बॉल्स को डालने हैं, तो एटलीस्ट वन हाँ बॉक्स विल हैव एटलीस्ट 2 बॉल्स, तो वही यहाँ पे लगाने हैं। हाँ तो काउंट टोटल 20 प्लेयर है, काउंट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ गेम्स कंप्लीटेड बाय ऑल प्लेयर टाइम टी एटमोस्ट 19, क्योंकि 19 0 एक साथ नहीं आ सकता, नहीं 0 हटा दो चलो 19, तो ये एक टाइम पे 19 पॉसिबिलिटी है, 20 प्लेयर है, तो कम से कम 2 प्लेयर ऐसे होंगे जो सेम नंबर ऑफ गेम खेले होंगे, 20 प्लेयर है ना, तो 20 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप 19 पॉइंट पे, तो 2 प्लेयर हैज टू बी, यू हैव टू प्लेस, है ना, ऑन सेम नंबर, समझ गए? तो जैसे मेरे पास 19 नंबर है और मुझे 20 लोगों को यहाँ पे बिठाने हैं, मतलब असाइन करना है, 20 प्लेयर को 19 नंबर असाइन करने हैं, तो एटलीस्ट 2 प्लेयर यू हैव टू असाइन द सेम नंबर, दैट इज द क्वेश्चन, तो प्रूव्ड। ठीक है, तो ये लॉजिक है बस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। तो अभी हमने डिस्कस किया है ठीक है 2020 CMI PYQ डेटा साइंस का। सो आगे सॉल्व करें, कंप्लीट करो, बाकी होगा तो कल भी क्लास होगी। सो थैंक यू। अगर इंटरेस्ट लोगे तो क्लास होगी, इफ यू डोंट टेक इंटरेस्ट क्लास नहीं होगी, ये ठीक है जी, मिलते हैं, थैंक यू। हाँ।